हाँ, लेकिन फिल्म में तो वो थामा ही बोलता है। थामा और थामा। आपने शुरू में देखा है न्यूमरोलॉजिस्ट एक हैं जुमानी, हाँ उनको हाँ 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 स्पेशल थैंक्स में उनका नाम आता है, तो नो डाउट कि हाँ, वो मतलब तो उन्होंने आजकल ही सजेस्ट। बॉलीवुड में चलन ही हो गया है। ऐसा लगने लगा है लोग अब बॉलीवुड के मतलब हाँ का चलन जो है वो ये है कि फिल्में चलेंगी तो हाँ, जुमानी जो बोलेंगे उस पे चलेगी, जबकि ऐसा कुछ है उस नहीं। पहले जब इस फिल्म का ऐसे होता तो पोस्टर बॉलीवुड का रिलीज नाम ही हुआ चेंज था, हो जाता। अरे सब कुछ बदल जाता। पहले जब इसका पोस्टर आया था अनाउंसमेंट वाला THAMA था, लेकिन हाँ अब जब ट्रेलर रिलीज के बाद इनके पोस्टर आए और जब लिखा गया वो थम्मा है, तो नाम हम थम्मा पढ़ने में आता है, लेकिन वो फिल्म के अंदर थामा फिल्म बोलते हैं। थामा, हाँ वही हमारा थामा है उसको बोलते हाँ वही हैं। वही, हाँ वही चलिए सर, हम हमारा तो थामा लाइव हो है। चुके हैं। अच्छा है कि हम जी जी थामा के जी। नाम से लाइव हुए हैं, और क्योंकि हमने दोनों फिल्में मतलब मैंने दोनों फिल्में देखी हैं, आपने एक हाँ फिल्म देखी है, और क्योंकि जो जी। फिल्म हम दोनों ने देखी है वो थामा है, तो इसलिए सबसे पहले हम हाँ थामा के रिव्यू से शुरुआत करेंगे। मैं चाहूंगा पहले आप बताएं कि थामा आपने कितने बजे का शो देखा, थिएटर का माहौल क्या था, क्या ठीक। उम्मीदें आप लेकर गए थे, और क्या आपको वहां देखने को मिला। देखिए, मैं तो बोईसर में जो हम मल्टीप्लेक्स है जी। KT विजन, उसमें फिल्म देखी, मैं वहीं देखने जाता हूँ। 3 हॉल हैं, 2 बड़े हैं, एक छोटा है। हम्म और क्योंकि दिवाली रिलीज है, तो दिवाली रिलीज जैसे मैंने पिछले साल भी हमने बात की थी, फैमिली के हम्म। साथ जाता हूँ। हमने पिछले 12-15 साल से ये है लगातार कि जी। दिवाली रात को हो गई तो अगले दिन सब लोग फिल्म देखने जाते हैं, जो भी लगी होती हाँ है। हाँ हाँ, मगर अब ये है कि इस फिल्म को देखने के बाद, भाई पहले तो ये होता था कि भाई सबके व्यू अलग अलग होते हैं, सब अपना अपना अंदाज होता है सबका देखने का। तो कभी किसी को अच्छी लगी, बच्चों को अच्छी लगी, मुझे नहीं अच्छी लगी, कभी पत्नी को भी अच्छी लगी, नहीं लगी, सबके। जी। लेकिन इस बार एक मत से ये हुआ, मैं, मेरा बेटा छोटा वाला और पत्नी गए, तो एक राय ये बनी कि भाई ये फिल्म अच्छी नहीं। मतलब अच्छा। हाँ क्लियर रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार इस बार एक मत था पूरा मामला कि यार फिल्म देख के मजा नहीं आया। और मजा नहीं आया कि मतलब उसकी कई सारी चीजें थी। पर सबसे हाँ पहले मैं आपको बताऊं कि हम 12 बजे का शो देखने गए। हाँ पहला हाँ हाँ शो था, और हाँ 2 दिन पहले ही मैंने इसकी टिकट बुक करा ली थी। 12 बजे हाँ का शो था, और हाँ। लोग थे, लोग हम्म। ऑलमोस्ट मतलब 90% हॉल जो था वो फुल था। और हाँ हाँ। सब यंग लोग ही देखने आए थे। जी। फैमिली ऑडियंस बहुत थोड़ी सी थी, मतलब ज्यादातर जो थे वो या तो यंग कपल थे या कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं वो थे। जी। अदरवाइज ऐसा नहीं कि फैमिली के साथ लोग देखना है, उस तरह का माहौल नहीं था। हालांकि हाँ। इसके बाद का जो शो होने वाला था उसमें मुझे भीड़ काफी कम दिख रही थी जब हम बाहर निकले हैं तो। जी। काफी कम लोग थे नेक्स्ट शो में। पर इसमें लोग ठीक ठाक आए थे। मगर एक चीज है, हॉल में सन्नाटा था। ऐसा होता ना, हीरो आया, हीरोइन आई, सिर्फ हाँ। एक जगह थोड़ा सा शोर उठा जब भेड़िया आता है। तो भेड़िया वाला तो कहावत में ही मामला है कि भेड़िया जब आता है तो शोर उठता ही है। शेर तो बजता है, भेड़िया हाँ। आया तब जो है वो शोर फिल्म में उठा। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं कि आयुष्मान आए या रश्मिका आई या कोई और एक्टर आया तो वेलकम किया लोगों ने, सीटियां बजाई, या बीच में इक्का दुक्का मोमेंट्स ही ऐसे आए हैं, वो भी जो भेड़िया वाला जो एक्शन था उस दौरान। अदरवाइज पूरे हॉल में सन्नाटा खिंचा हुआ था। बीच बीच में लोग उठकर चाय पानी के लिए, बाथरूम के लिए चले जा रहे थे। एक हम्म। बच्ची, मेरे एक फैमिली में, हम लोग सेकंड लास्ट रो में थे, तो लास्ट रो हाँ में एक फैमिली बैठी हुई थी। आधे घंटे बाद वहाँ छोटी बच्ची की आवाज मुझे आई कि मम्मा आप तो कह रहे थे कि हम लोग कॉमेडी फिल्म देखने जा रहे हैं, हॉरर कॉमेडी। कॉमेडी तो अभी तक आई नहीं। तो हाँ कॉमेडी हाँ का मुझे लगता है बच्ची पूरी फिल्म में शुरू से आखिर तक इंतजार करती रही। कॉमेडी जैसा, और जो भी नॉन वेज या जिसको कहना चाहिए कि जो डबल मीनिंग कॉमेडी जी थी जो थोड़ी बहुत, अगर उसको छोड़ दें तो कहीं कोई कॉमेडी फिल्म में नहीं थी। इवन हम्म हॉरर भी नहीं था। भाई वैम्पायर जैसे अगर दांत निकल आते हैं तो आप उसको हॉरर नहीं बोलेंगे। वो आपकी फिल्म का नेचर है, आपके कैरेक्टर्स का नेचर है। तो इस हम्म। फिल्म में ना मुझे कहीं कॉमेडी नजर आई, इस फिल्म में ना मुझे जो है वो हॉरर को, मतलब हॉरर वैसा नजर आया कि आपको देख के हाँ हाँ कहीं झटका लगे, अरे, या फिल्म को देखते हाँ हुए कहीं डर महसूस हो, या सस्पेंस जैसा लग रहा हो, अच्छा अब ये हो रहा है, इसके हाँ। नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा। एकाध पासिंग कहीं कुछ एकाध रहा होगा, वो एग्जैक्ट मोमेंट में भूल रहा हूं। जी। लेकिन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म होने के बावजूद न इस फिल्म में कहीं हॉरर है, ना ही कॉमेडी है। और कॉमेडी का जो हाँ मैंने कहा कि नवाज के मुंह से जो 2-4 डायलॉग हैं, कहीं एक आध बार आयुष्मान बोलते हैं, परेश रावल हम्म। 2-1 बार जैसे बोलते हैं, वो डबल मीनिंग डायलॉग। अब क्या हाँ डबल मीनिंग डायलॉग ही कॉमेडी है? कल रात हाँ को असरानी, कल दिन में असरानी साहब हमारे गुजर गए।
उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्मों से परहेज किया, बड़े कॉमेडियन थे। मगर आप देखिए कि हमारी फिल्मों की कॉमेडी का स्तर कहाँ आ गया। एक प्रोड्यूसर जिसको कि आज की तारीख में बॉलीवुड का सबसे कामयाब प्रोड्यूसर कहा जा रहा है, वो कहता है कि मेरी फिल्म जो है वो हॉरर कॉमेडी है। तो कॉमेडी के नाम पर तो वो डबल मीनिंग बातें हैं। अगर ये कॉमेडी है तो फिर भगवान मालिक है इनका, और हॉरर हाँ कहीं नहीं है। कहानी हाँ पे भी मैं आऊंगा। जी बेसिक नेचर जो है हॉरर और कॉमेडी यूनिवर्स का, मेरे हिसाब से वो दोनों यहाँ पर गायब हैं। और खास तौर पे जब आप इस फिल्म को दिवाली पर लाते हैं और कहते हैं कि तो हाँ बॉलीवुड की दिवाली रिलीज है, और जी दिवाली रिलीज का मतलब एक बड़ा मतलब होता है। ऐसी फिल्म जिसको आप ऑडियंस के साथ, फैमिली के साथ ऑडियंस जो है वो देख सके। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी की फैमिली को कहूं कि यार आप लोग जाइए, पूरे फैमिली देखने जाइए, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस फिल्म में। बिल्कुल नहीं। हम्म जी आप बताइए आपको कैसी लगी जी, आपने हाँ देखी? देखिए अभी मेरा क्या है, जी। मेरा जब पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड को लेकर मेरा जो पैरामीटर है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये है कि अगर किसी फिल्म के बीच में से मैं उठकर ना आऊं तो मुझे लगता है वो फिल्म ठीक ठाक है। तो मैं उसे उस ठीक है। कैटेगरी में डालूंगा कि थम्मा को देखकर मैं बीच में से उठकर नहीं आया। एक बात, थिएटर हाँ जिसमें मैंने देखा 1:30 बजे का दोपहर का शो था, तो वो कह सकते हैं 70 to 80% सीट्स भरी हुई थी। अच्छा, ओके। जहां पर कॉमेडी है, मेरे आसपास जो था यंग क्राउड ज्यादा था, और ठीक। जो कॉमेडी के सीन्स हैं जहां पे कुछ डायलॉग्स हैं, एक्सचेंज होता है, वहां पे लोग ठीक ठाक हंस भी रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जहां पर लोग पहली बार रश्मिका मंदाना की थोड़ी बहुत एक्टिंग देखेंगे, क्योंकि अभी तक रश्मिका मंदाना को एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला था। यहाँ जो जो भी उनकी पिछली फिल्में आई हैं उससे कुछ ज्यादा मिला है मौका, एक चीज। दूसरा, आयुष्मान खुराना के साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि पहली बार जो है रश्मिका को उनके लेवल का, मतलब जैसे अगर रणबीर कपूर की बात करें तो रणबीर कपूर का रश्मिका से लेवल बहुत हाई है। जी। या अगर हम बात करें पुष्पा की, तो वहां पे भी अल्लू अर्जुन के साथ उनका लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लगा कि हाँ, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना सेम लेवल के हैं, तो उनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक लग रही है। दूसरा, डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि हॉरर कॉमेडी, हाँ, हम अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर जाएंगे, देखिए बहुत ज्यादा अगर एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो फिल्म ये बहुत उदास करेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल दिमाग को घर पर रखकर गए हैं, आपको बस कहानी के साथ चलना है, जो दिखा रहे हैं उस पर हंसना रोना गाना है, तो आप चल सकते हैं। उम्मीद मत रखिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहानी में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। डेफिनेटली हमारी अभी पहले भी बात हो रही थी, तो आपने यही कहा कि भेड़िया वाला जो ट्रैक है वो जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ लगता है कि क्यों लेकर आ गए इसको। और जो कुछ हमें चेहरे, फैजल मलिक वगैरह के चेहरे दिखाई देते हैं, वो भी हमें कुछ कुछ और याद दिलाते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत कोई ग्रेट एंटरटेनर नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे निराशा नहीं हुई इसको देखकर। मुझे लगा कि ठीक है, मैं आया था, मैंने पिक्चर देख ली और मैं चला गया। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना मोबाइल निकाल कर देखूं कि इंस्टाग्राम पे किसका क्या मैसेज आया है, या मैं व्हाट्सएप चेक करूं, मैंने नहीं किया। इंटरवल में मैं उठकर गया, टाइम से आ गया देखने के लिए कि हाँ भाई अब आगे क्या होना है। तो उस हिसाब की मैं इसको कह सकता हूँ, ये ठीक ठाक एक ओके ओके फिल्म है। कहानी के बारे में बहुत ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो लोग शायद देखने जा रहे होंगे उनको निराशा हो सकती है अगर हम ज्यादा बताएं। लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि इस फिल्म में आपको कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई देंगे। आपको कहीं स्त्री भी याद आएगी, कहीं भेड़िया भी याद आएगा, कहीं आपको कोई ओटीटी का शो भी याद आएगा, और कहीं पे मलाइका अरोरा खान तो नहीं रही है, वो मलाइका अरोरा भी दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर मसाला बहुत कुछ लगाने की कोशिश की गई है। कहानी के मामले में कमजोर है, लेकिन फिर भी इंगेजिंग है, और कुछ हिस्से वाकई हंसाते हैं। लेकिन हाँ, इसको ना तो आप प्योरली कॉमेडी फिल्म कह सकते हैं, ना ही प्योरली हॉरर कह सकते हैं, और ना ही रोमांस। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर रोमांस को इंटेंस करने की कोशिश की गई है, इमोशंस को कहीं पर हॉरर वाला एलिमेंट डालने की कोशिश हुई। हालांकि कहीं पे भी डर नहीं लगता इस फिल्म में। ऐसा कोई हॉरर नहीं है इसको देखकर आप डर जाएं और आपके मन में बैठ जाए कि मैं क्या देख रहा हूं स्क्रीन पर। दूसरा, अगर हम कॉमेडी की बात करें तो हाँ, कुछ संवाद ऐसे हैं जो एडल्ट कॉमेडी हम कह सकते हैं कि वो एडल्ट कॉमेडी है। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर लेकर नहीं गए हैं, और अगर आपको स्त्री, मुंजिया जैसी फिल्में पसंद आती रही हैं, तो शायद आप इसमें अपने लिए थोड़ी बहुत जगह देख सकते हैं। निराश नहीं करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर भी मत जाएं। आपने स्त्री और मुंजिया का जिक्र किया। जी
क्योंकि बॉलीवुड ऐसे दौर में है कि जहां उसके पास कुछ है ही नहीं दर्शकों को देने के लिए, तो जी ऐसे में कोई भी ऐसी फिल्म आती है जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी है तो दर्शक उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। स्त्री जी। या मुंजिया या भेड़िया कोई ग्रेट फिल्म्स नहीं किसी भी लेवल पे, हाँ चाहे वो हाँ स्टोरी टेलिंग का लेवल हो, चाहे वो वीएफएक्स का हो, चाहे हाँ। परफॉर्मेंसेस हो, पर ठीक है एक पैकेजिंग ठीक ठाक। और क्योंकि अब होता है ना सूखे के मौसम में अगर 1 घंटे भी पानी बरस गया और थोड़ा ठीक ठाक तो मौसम अच्छा लगने लगता है, तो उस तरह का देखिए मामला मैं है। वही कह रहा हूँ ना, हाँ, पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं। आप जैसे कह रहे हैं ना स्त्री हम्म, मुंजिया कोई ग्रेट फिल्म नहीं है, नहीं है, लेकिन जी, बॉलीवुड के अब के हिसाब में वो महान ब- फिल्में हैं, क्योंकि वो महान फिल्में हैं क्योंकि दर्शक उनको बीच में से उठकर नहीं आ रहे। वो महान फिल्में हैं क्योंकि दर्शक उसको गालियां नहीं दे रहे। वो महान फिल्में हैं क्योंकि उन्हें बहुत कोरा फ्लॉप नहीं कहा गया। बस बॉलीवुड का स्तर यहीं पर आ गया कि एक आदमी 2.5 घंटे बैठ के पिक्चर देख लेना वो बहुत बढ़िया पिक्चर है, नहीं तो लोग तो उठ उठ के आते हैं। तो मतलब उस बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वही है कि बहुत ऐसा मत सोचे कि वो पुराना वाला कोई एरा वापस आ गया बॉलीवुड का, वो सब कुछ नहीं हुआ है। इसी एरा में ये जो घटिया माल पिछले 5 साल से आ रहा है उसमें कहीं हाँ, ऊपर नीचे है बस ये, मतलब ये मतलब वो हम कह सकते हैं। चाइनीज माल का जमाना है, 10 चीजें खरीद ली, अगर एक भी चल गई तो पैसा वसूल है यार, ठीक है एक तो चल रही बिल्कुल है, बिल्कुल, हाँ उसी बाकी उसी नौ स्तर में, का उसी स्तर। ये उसी ऐसा ना स्तर पे। सोचें कि कोई बहुत महान सिनेमा वापस आ गया तो अब उसका कुछ वो तो नहीं हाँ, होने वाला है। देखिए वो तो अगर हम गदर 2 को भी कहें तो गदर 2 भी नॉस्टैल्जिया पर चली थी। सयारा बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे ठीक कोई चीज ग्रेट है। फिल्म नहीं लगी। सयारा में तो मैं ढूंढता रह गया कि ना रोमांस ना, कहाँ पर है। हाँ, तो अब होता क्या है कि सयारा जैसी फिल्में होती है इनको इतना हाइप दे दिया जाता है और होता कुछ नहीं है तो लोग वहां निराश होते हैं। अब ये जैसी फिल्में यहाँ तो कुछ ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ठीक, ये कहते हैं ना बस एक फ्लोट कर रही है। ये भी है एक फिल्म, मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द। बिल्कुल। मुझे लगा रश्मिका मंदाना के लिए फिल्म फायदे का सौदा रही है। थोड़ा सा उन्हें थोड़ी सी उनकी एक्टिंग देखने को मिली, उनके लिए कुछ सीन्स थे, कुछ था थोड़ा बहुत, अगर हम पुष्पा और उससे करें कंपेयर एनिमल से। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि रश्मिका के लिए फिल्म जो है प्रेजेंस वाइज बेटर है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि एनिमल में तो पूरी तौर पर वो साइड लाइन है, पुष्पा में भी, पुष्पा 2 में भी उनका वही हाल है। यहाँ वो थोड़ा सा थोड़ा नहीं बल्कि काफी अच्छे ढंग से कहानी को लीड करती हुई भी नजर आती हैं कई बार। वो कहानी को कभी अपने दम पर, कभी आयुष्मान के साथ में वो प्रॉपर मतलब लीड कर रही होती हैं, तो आपको हमेशा वो दिखाई देती है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी जो है अच्छा है। लेकिन यहाँ कमी जिस बात की खटकती है, उनकी शायद चौथी या पांचवी हिंदी फिल्म है, उनकी डायलॉग डिलीवरी में अभी भी पूरा साउथ वाला एक्सेंट है। यस, तो अग्री। ये कमी है। देखिए जब आप हिंदी की फिल्म कर रहे हैं हम्म, तो, और ये हिंदी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम वहां पर रश्मिका को साउथ इंडियन कैरेक्टर की तरह नहीं देख रहे हैं। हम उसको एकदम शुद्ध हिंदी के कैरेक्टर के हिसाब से मान के चल रहे हैं कि वो बेताल की कहानी में बेताल बनी हुई है। एक हिंदी पट्टी के दिल्ली के रहने वाले लड़के से वो रोमांस कर रही हैं, लेकिन उनके टोन में वो पूरा साउथ इंडियन एक्सेंट जो है शुरू से आखिर तक झलकता है, और वो कान में खटकता है, ये बात भी है। वो ऐसा यस, नहीं कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि कान में वो बजता है प्रॉपरली। तो ये रश्मिका की एक बड़ी कमी है, इसको उनको दूर करना पड़ेगा। बाकी इसमें जो उनको स्क्रीन टाइम मिला है वो उनकी अब तक की जो भी फिल्में आई हैं हिंदी में, या हिंदी के दर्शकों ने उनका जितना सिनेमा देखा है, उसमें ये बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा किया। हालांकि उनको इसमें आइटम डांस उनका एक वो लास्ट में है, बीच में थोड़ा सा मलाइका वाले में भी थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी प्रॉपर उनका वो जो डांस वाले जो स्किल है ना, या उनका जो ग्लैमरस अवतार जो होता है, या हो सकता है हाँ जो पुष्पा में थोड़ा बहुत हमें दिखा एक दो गाने में, वो अभी भी हिंदी में हमको कहीं नजर नहीं आया है। तो ये थोड़ा सा देखना होगा। अब जैसे आइटम डांस की बात करें, अब जैसे मलाइका वाला भी जो आइटम डांस है, या नोरा फतेही वाला भी, ये भर्ती के लगते हैं इस फिल्म में। हाँ इस हाँ फिल्म हाँ। में बहुत सारा माल भर्ती का है। मुझे जी। ऐसा लगा इस फिल्म को देखकर, क्योंकि हम कहानी पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम हाँ चाहते हैं अगर दर्शक देखना चाहे, इस फिल्म की कहानी बहुत छोटी सी है कि मुश्किल से आधे पौने घंटे का एपिसोड बन जाए, उतने में खत्म हो जाए। ये उतनी छोटी सी कहानी है, लेकिन इसको जबरदस्ती मतलब कैमियो डाल डाल के, आइटम डांस डाल डाल के, खींच खींच के इसको लंबा किया गया है। और एक और जो बड़ी कमी इस फिल्म में मुझे जो लगी, जो मेरे हिसाब से बड़ी कमी है, वो जो भेड़िया वाला ट्रैक है वरुण धवन वाला। अच्छी बात यह है, एक चीज उसकी अच्छी बात यह बता दूं कि इस फिल्म के जो हाई पॉइंट आते हैं, जहां दर्शक एक्साइटेड नजर आते हैं बहुत ज्यादा, वो भेड़िया वाला ही है। वो जब सेकंड हाफ में आता है तो आपको लगता है थोड़ी सी जान आई फिल्म में, कुछ हलचल हो रही है पर्दे पर।
तो उसके आने से थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ता है, थोड़ा सा दर्शक चार्ज होते हैं, कुछ सीटियां वीटियां बजती है, शोर उठता है थिएटर में। लेकिन सवाल यह है कि उस भेड़िया की जो कहानी आपने यहाँ डाली है, क्या वो इस फिल्म के लिए है? क्योंकि इस फिल्म में तो वो गायब हो जाता है उसके बाद में आगे चल के, और लास्ट में आपको क्या पता चलता है कि अगली फिल्म के लिए कोई आपने बैकग्राउंड तैयार किया है। मतलब मैं कहानी हाँ, तो नहीं ये खोल रहा हूँ, देखिए, लेकिन जो है ना। हाँ जो यूनिवर्स वाला मामला है वो तो है ही है ना। हाँ देखिए, यूनिवर्स जी। को जितना मैं समझ पाया हूँ, यूनिवर्स ये है हम्म। कि हमें दो कहानियों को जबरदस्ती मिला देना है ताकि दर्शक बंधा रहे कि इसका इसमें कुछ हमें दिख जाएगा। बाकी एज सच कोई कनेक्शन होता नहीं है। मतलब उन्होंने यूनिवर्स बनाया इसलिए, देखिए यूनिवर्स बनाने का मकसद क्या है? यूनिवर्स बनाने का मकसद ये तो है नहीं कि हम बेहतर सिनेमा दें या बेहतर कहानी दें। हम तो एक उसको ना, जो सीक्वल बनाने का मकसद होता है कि देखो हम इसको टांग देते हैं, अब यहाँ पे देखेगा कि यार अभी इसके एंड में भी तो यही होता है कि यार अब आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही वो उतने में ही खेल रहे हैं। आप जिस चीज को कमी बता रहे हैं, असल में उनकी बुद्धि उतनी उतना ही खेल पा रहे हैं। उनके लिए इतना ही कि हमने देखो इतनी देर में लोगों को हिला दिया, देखा लोगों ने कहा ना भाई भेड़िया क्यों आया था, अब आगे कुछ होगा। बस उनको उनका उनकी जो सोच समझ है वो बस वहीं तक है कि देखा हमने लोगों को हिला दिया। तो हम अभी जिन लोगों के सिनेमा को रिव्यू कर रहे हैं, उनका जो सोच है वो बड़ा ही सीमित होकर रह गया है। किसी तरह ये चल जाए और अगली के लिए हम एक, जिसको बंबई की भाषा में बोलते हैं ना, पुड़ी छोड़ दें। अब जैसे एक दर्शक ने पूछा कि थामा का अर्थ क्या है, तो हाँ, थामा का अर्थ जो मुझे फिल्म देखकर समझ में आया, जो बेताल समुदाय है उसका राजा थामा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। हाँ। मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम इतनी उम्मीद ना रखें कि यूनिवर्स डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत कोई बड़ी कहानी बुनी होगी। और उसमें मैं आपको बता सकता हूं पूरे दावे के साथ कि भेड़िया का अगला जो भी बन रहा होगा, उसमें अभी तक ये लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम वहां कैसे इसको पिरोएंगे। जब पूरी पिक्चर बनने के लिए तैयार होगी तब कहीं कुछ एक लाइन आगे पीछे करके हुआ। ये लोग उस लेवल पे सोच नहीं रहे हैं कि जैसे एक होता है ना बहुत भारी हम कुछ बुने। मुझे अच्छा, एक और चीज हो रही है, जब आप अभी का बॉलीवुड सिनेमा देखते हैं ना, जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपको उनके सोच के स्तर का अंदाजा होता चला जाता है। देखिए, एक तो बात हो गई कि मैं अपने घर में बैठकर सोच रहा हूं कि यार ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो अभी मैंने उनका काम देख रहा हूं, जब बहुत रेगुलरली देखूंगा, बहुत ही ध्यान से देखूंगा उनके काम को लगातार। जैसे आज मैंने बैठ के 2 फिल्में देखी हैं, तो अब मैं उनके सोच जी। के स्तर पर आके सोच पा रहा हूं, ओके ये यहां पे खेल रहे हैं। तो वो भी बहुत नीचे खेल रहे हैं एक्चुअली। और जिस स्तर की बातें हम लोग कर रहे हैं वहां तो नहीं वो सोच पा रहे हैं अभी, या शायद सोचना नहीं चाहते हैं, या सोच नहीं सकते हैं, उनको लगता है सोचने की जरूरत नहीं है, या उनको उनको उतना सोचना बहुत ऊपर की चीज लगती है। तो बहुत अभी नीचे खेल रहा है, सरफेशियल लेवल पर मामला है। इतना तो शायद दरअसल अगर हम डायरेक्टर से पूछेंगे, सरपोतदार जी से, तो उनको भी नहीं पता होगा कि यार हमने क्या किया है, ये बस कर दिया है, बस ऐसा है। अरे सरपोतदार जी के पास तो कहानी नहीं थी, वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ, आपसे। बस 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 बस। बगैर कहानी के ही मतलब जो है चीजें चला दी, ये भी जोड़ दो वो भी जोड़ दो। तो उसमें होता है ना कि मैं तो अपना रिव्यू जब किया तो मैंने कहा ना, जैसे फटे हुए टाट में थिगले लगाए जाते हैं। हाँ तो हाँ यहाँ भी जो हाँ। कहानी का स्ट्रक्चर वो बहुत सारा फटा हुआ है, उसमें ये कैमियो के थिगले लगाए हुए हैं, आइटम डांस के थिगले लगाए हुए हैं। तो वो उससे डिजाइन बनाया गया, फिर उसको डिजाइनर बना दिया गया, देखो ये डिजाइनर है। तो ये है। और जो चीज आप कह रहे हैं ना यूनिवर्स वाली, बेसिकली इस फिल्म में मुझे दिनेश विजान को अब यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं और यहां से उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो है ना कि एक इसकी कहानी बताओ, आधी दिखा दो, फिर थोड़ा सा उधर से ले आओ, थोड़ा सा इधर से ले आओ, तो एक फॉर्मूला बना रहे हैं अपनी हर फिल्म के लिए। फॉर्मूला बहुत जल्दी दर्शक जो है वो क्रैक कर लेते हैं, वो इस फिल्म से भी समझ में आने लगा है। पिछली भी हमने फिल्मों में देखा है, स्त्री 2 में भी देखा है। अच्छा, एक स्त्री की कहानी होगी, फिर उसमें भेड़िया आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, मतलब ये चीजें जो है ना, ये बहुत दिन नहीं चलेगी। आपको ट्रू। फाइनली एक अच्छी कहानी जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूले की तरफ बढ़ गए हैं भाई। जो यशराज फिल्म्स का जो स्पाई यूनिवर्स है उसका फॉर्मूला है, हर बार एक ही कहानी होती है। तो इनके पास थोड़ा सा वैरायटी है कि कोई भेड़िया है, कोई सरकटा है, कोई स्त्री है, बेताल ले, तो थोड़ी वैरायटी है। वहां एक ही आदमी होता है, एक ही कैरेक्टर होता है, या इनके पास 4 कैरेक्टर हैं। पर कहानी में अगर दम नहीं होगा ना, तो दर्शकों को लंबे समय तक आप इससे रिझा नहीं सकेंगे।
तो बहुत जल्दी ये फॉर्मूला जो है वो चुक जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपका काम ये है कि जब अगर आपको एक ऐसे मेकर का तमगा मिल रहा है, यार ये अच्छा सिनेमा बनाता है, तो आपको बेहतरी की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि फॉर्मूले गढ़ने की तरफ। और वही जो बात हमने कही थी कि दर्शक की जेब से पैसा कैसे निकालना है, उसका आप पूरा जो है माहौल तैयार करें। तो यहाँ वही माहौल की तैयारी दिखती है कि आप ये देख रहे हैं कि यार दिवाली का मौका है और दिवाली पर हम ये फिल्म लेके आएंगे, क्योंकि बाकी तो डूब ही चुके हैं, उसके बारे में भी हमने बात की थी, या डूब रहे हैं। अब डूबते हुए उसमें अपना कुछ स्वार्थ जैसा निकाल कर जो है अपने लिए बना लेना, तो वो लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। एक सीजन बहुत ज्यादा 2 सीजन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे दुख इसी बात का है कि जिस बात को आप समझाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अभी उस बात को समझने के स्तर पर समझदार हो पाए हैं। हाँ, ये नहीं अभी हो पाए। आप बता रहे हैं कि डिस्टिंक्शन कैसे आएगा, और ये सोच रहे हैं कि मैं 50% से पास कैसे होऊंगा। तो फर्क इतना है, आप डिस्टिंक्शन लेवल बात कर रहे हैं कि भाई इतना पढ़ोगे तो 75% आ जाएगा, डिस्टिंक्शन आ जाएगा आपका, और ये अभी वहां पर है कि यार इतना करूं तो 50% पास तो हो जाऊंगा ना, बस ठीक है। तो अभी 50 भी आप ज्यादा बोल रहे हो, 33 का मामला लग रहा है हाँ मुझे हाँ, तो। बस बस बस, तो ये बस किसी तरह अगली क्लास में आना चाहते हैं कि भाई हम सरक कर आ जाएं। तो अभी तो इनका खेल वहीं पर चल रहा है। देखिए हुआ क्या है कि बहुत समय तक इन सभी लोगों ने अपने आप को इस मुगालते में रखा कि बड़े नाम और बड़े स्टार को देखने लोग आ जाते हैं। बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स जो हैं इस चीज को अभी हाल तक अभी भी तक वही कर रहे हैं ना। सिकंदर सलमान को लेकर बनाई गई क्या था, बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय और टाइगर का होना क्या था, यही था ना कि बड़ा नाम होगा। ये असल में वहां पर है ही नहीं, जहां की बात हम कर रहे हैं ये वहां पर नहीं है। और स्टारडम नाम की जो चीज थी वो बॉलीवुड को खा गई है बुरी तरह, और इनको इससे बाहर आने में मुझे लगता है जनरेशन्स लगेंगी ये समझने में कि भाई स्टारडम नहीं चलता, कहानी चलती है। ये जब एक बहुत लंबे स्तर तक पिटते रहेंगे, जब बहुत लंबे स्तर तक फिल्में फ्लॉप होंगी, तब इनको ये बात समझ में आएगी नहीं यार जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज की आपने सालों की आदत डाली होती है वो महीने 6 महीने में बदलती नहीं है, उसमें उतनी लंबी पिटाई होनी जरूरी होती है, तब आपको ये समझ में आता है अगर यार ये चीज एक्चुअली बुरी तरह पिट गई और ये अब कभी नहीं चलेगी। तो वहां से फिर ये मामला उठता है। और कोई खास बात जो आप थम्मा में कहना चाहेंगे? हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर के लिए, आदित्य सरपोतदार जो हैं, फिल्म की कहानी पर तो उनकी पकड़ कमजोर दिखती ही है, कलाकारों पर उनकी कोई पकड़ नहीं दिखती है। मतलब क्या होता है जब आप एक राइटर डायरेक्टर के रूप में एक अपनी फिल्म लिखते हैं, बनाते हैं, तो उस फिल्म के एटमॉस्फेयर के साथ एक सर्टन टोन होता है पूरी फिल्म का और कैरेक्टर्स का। यहाँ है ही नहीं, यहाँ ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। आयुष्मान जो है आप देखिए उनका लेवल अलग ही है, रश्मिका जो अलग लेवल पे जाती हैं, परेश रावल को आप देखिए उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका अंदाज पूरा अलग है, और नवाज एकदम ही हाई पिच पे चले जाते हैं, वो कुछ भी अंग्रेजी अल्ल बल बोलते हैं। और ऐसा और नवाज को देखकर, खास तौर पर नवाज को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं, वो फिल्म के लिए एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा अभिनय आप देखिए, उनकी पूरी डायलॉग डिलीवरी है। देखिए एक तो उनको बताया कि वो एक कैद खाने में अकेले हैं, और कहीं लॉन्ग शॉट और कहीं एकदम उनका मीडिया जो भी उस एटमॉस्फेयर दिखाया गया, तो ऐसे दे दिया गया है कि आपको खाली स्टेज दे दिया गया है, आपको ऊंची ऊंची आवाज में जो बोलना है बोलो। तो ऐसा लगता है उनको देख के कि यार सारा जहां एक तरफ और मैं एक तरफ, तो बिल्कुल फिल्म की टोन से बिल्कुल डिफरेंट जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार, फिल्म का एक टोन होता है, कलाकारों का एक टोन होता है, एक पिच होती है, फिल्म का एक पूरा ग्राफ होता है, सब उसके अंदर काम करते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये इतने बड़े बड़े नाम है, अब सरपोतदार साहब की अब ये जितने भी नंबर की फिल्म हो वो जाने, हम तो लोग तो मुंजिया से उनको जानते हैं, मराठी में उन्होंने काम किया है, लेकिन यहाँ उनको नवाज मिल गए, यहाँ उनको परेश मिल गए, बड़े एक्टर। रश्मिका का अपना स्टारडम थोड़ा, आयुष्मान का भी थोड़ा बहुत है ही अपना, तो मुझे नहीं लगता वो कंट्रोल कर पाए। और उसके बाद में उनके ऊपर प्रोड्यूसर बैठे हैं इतने बड़े, दिनेश विजान, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, ये तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के जैसा। कितना डायरेक्टर का से रहा होगा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि खास तौर पर जिस तरह से आर्टिस्ट सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं, कोई सेम पिच पर नहीं है, तो वो पूरा उबड़ खाबड़ मामला हो जाता है। मैं उनको सोचना इस बात चाहिए से अपनी फिल्म आपकी के बारे में। एग्री कर रहा हूँ, वाकई नवाज ऐसा ही लगता है स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। और हाँ, सब अलग अलग टोन में हैं, फिल्म के सभी कलाकार एक टोन में नहीं हैं, अपनी अपनी मर्जी से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बात आपने बहुत सही पकड़ी है कि
हो सकता है कि उनका इतना कंट्रोल ना रहा हो, क्योंकि वो अभी बॉलीवुड में इतने पुराने नहीं हुए हैं कि वो अपने हिसाब से लोगों से काम करवाएं अपनी शर्तों से। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभिनेता जो है फिल्म के, वो उन पर भारी पड़े। टोन और ग्राफ ऊपर नीचे होता है, पर वो मैच कर रहा होता है किसी भी फिल्म हाँ, को। हाँ। यहाँ किसी का कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, जिसका जो मन आ रहा है वैसे कर दे रहा है, वो लगता है। और परेश पर तो मुझे बड़ी दया आती है कि मतलब इतने बढ़िया एक्टर होने के बावजूद वो कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो डबल मीनिंग टाइप के डायलॉग करेंगे या भद्दे और हाँ, भौंडे सीन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब बड़ा दुख होता है कि मतलब कहाँ थे और कहाँ आ चुके हैं। हो सकता है अब उनको बॉलीवुड में बने रहना हो तो ये सब उनको करना मजबूरी लगता हो, बट एक दर्शक के रूप में या एक रिव्यूअर के रूप में जब हम उनको देखते हैं, उन्होंने जिस हाइट को छुआ है अपने काम से, उससे तो बिल्कुल। बहुत बहुत नीचे आ चुके हैं। ये अभी बड़ा तो खराब ताज लगता है। स्टोरी लेकर आ रहे हैं, उस वक्त देखिए क्या होता है। ताज स्टोरी भी लेकर आ रहे हैं, वो देखनी है। जी जी, एक 31 दर्शक है, वो अक्टूबर है, सवाल आई थिंक। पूछ रहे हैं कि जी, रश्मिका मंदाना को हर बड़ी फिल्म में क्यों लिया जा रहा है, वो एक सीमित अभिनेत्री हैं, उससे ज्यादा बेहतर और टैलेंटेड हीरोइंस को क्यों मौका नहीं मिलता, प्लीज रिप्लाई। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों में तो जो चल जाता है सब उसके पीछे भागते हैं। पुष्पा से पहले कोई उन्हें नहीं जानता था, और साउथ के जो एक्टर्स हैं, आप जो भी कहिए, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में आकर काम करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि कई बार उनकी शर्तें जो होती हैं या उनके काम करने का अंदाज बॉलीवुड से मेल नहीं खाता, बहुत सारी चीजें हैं। और बॉलीवुड में आके हिंदी फिल्मों में भी आकर वो फ्लॉप हो जाते हैं। मगर साउथ से जो हीरोइन आई है वो हिंदी फिल्मों में चली। ये एक पुराना रिकॉर्ड है, इसको आप देख सकते हैं। तो जी। रश्मिका मंदाना में लोगों को वो पोटेंशियल दिख रहा है, उनकी खूबसूरती दिख रही है, उसमें खास तौर पे उनकी आंखें जो हैं बड़ी-बड़ी, वो बड़ी हाँ, मुलती सी मालूम पड़ती हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो एक हिंदी के दर्शकों के हिसाब से एक बड़ा आकर्षित करने वाला चेहरा है। तो मौके मिल रहे हैं, और निश्चित रूप से रश्मिका भी चाहती हैं कि वो साउथ में भले ही वो काम कर रही हैं, लेकिन हिंदी में काम करने से आपको एक बड़ा दर्शक वर्ग और एक बड़ी पहचान तो मिलती ही है। साउथ में आप कितने ही कामयाब हो जाएँ, साउथ में बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनकी पहचान वहीं तक सीमित है। आप साउथ के बड़े एक्टर्स को भी देखिए, चाहे आपने केजीएफ 2 देख ली, पुष्पा देख ली या प्रभास की फ़िल्में देख लीजिए, सब हिंदी में डब करके अपनी फ़िल्में लाना चाहते हैं। और अब क्योंकि वो यहाँ भी काम कर ही लिया, प्रभास ने भी किया, बड़े फ्लॉप हो गए। अब कोशिश यही है कि भाई हिंदी में फ़िल्मों को डब कराएँ, पैरेलल लेके आएँ, जो पैन इंडिया वाली तस्वीर जो है ना, वो हिंदी से ही बनती है। वो पैन इंडिया वाली तस्वीर जो है उनकी, वो साउथ से नहीं बनती। तो रश्मिका मुझे लगता है कहीं न कहीं खुद को बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के या प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करने के हिसाब से ढालने की कोशिश में है, वरना तो नहीं मिलता है मौका। तो वो अपनी तरफ से कहीं न कहीं कोशिश कर रही हैं। और हिंदी में इस वक़्त देखिए जो भी चेहरे हैं, अ, ऐसा कोई भी अब किसी की वो पहचान नहीं कि यार इसके बिना सिनेमा नहीं बनेगा, या कोई ऐसी फ़िल्म नहीं बन रही कि यार इसके लिए यही एक्टर हमें चाहिए। हल्की कहानियाँ हैं, एक्टर भी उतने वज़नदार नहीं है, किसी को भी ले लो काम चल जाएगा टाइप का। कॉम्पिटिशन भी है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कहानियाँ ही नहीं है आपके पास। तो ऐसे में तो ये होता है कि जो चल रहा है मार्केट में, जिसकी पहचान है थोड़ा-सा, जिसको दर्शक देखेंगे या जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है, उसको हिंदी में, या फिर आप देखते हैं आलिया भट्ट ही चलती हैं। वो फ़िल्मों से लेकर सारे बड़े बैनर से लेके अवार्ड तक सारे उनकी झोली में आते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कम से एक कम और अगर नेपो किड्स के बीच में एक एक्ट्रेस अगर आती है और ठीक कर रही है, अब जब इनको आप 12-12, 15-15 फ़िल्मों में झेल सकते हैं, तो 2, 4, 5 फ़िल्मों में तो इनको मौका दिया ही जाना चाहिए। यहाँ दो चीजें और मैं मेंशन करना जी। चाहूंगा। रश्मिका मंदाना के साथ एक नेशनल क्रश का टैग जुड़ गया था। सो टैग जुड़ने हुँ। पर क्या होता है, उनके इंटरनेट सर्चेस ऊपर चले जाते हैं। इंटरनेट सर्चेस ऊपर जाने से क्या होता है कि वो जिस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं उसको डिजिटली ज्यादा प्रमोशन मिलता है। और दूसरा ये कि वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं, चाहे पुष्पा हो या एनिमल हो। तो एक वो लकी मस्कॉट वाला मामला भी आ जाता है कि यार ये लड़की जिस फिल्म में होती है वो पिक्चर चल जाती है। तो ये दो कारण और हैं रश्मिका मंदाना को लेने के। और वैसे भी आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए भाग्य का होना कहीं ज्यादा जरूरी है टैलेंट से, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने टैलेंटेड नहीं है लेकिन किस्मत वाले हैं, इसलिए वो रिपीट भी होते हैं, उन्हें अप्रोच भी किया जाता है और उनके साथ लोग काम भी करते हैं। एक जमाने में कैटरीना कैफ को भी यही कहा जाता था, वो लकी मैस्कॉट थी बहुत सारे लोगों का और इसीलिए वो चलती रही, हालांकि लंबे समय तक उनको एक्टिंग करना नहीं आया। तो कुल मिलाकर रश्मिका मंदाना के साथ ये सारे फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि उनको
मौके मिल रहे लिया हैं जा फिल्म रहा में। है। जी। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं और अगली फिल्म जी। पर बात करते हैं। एक दीवाने की दीवानियत। रवि जी ने फिल्म ये नहीं देखी है, रवि जी शायद एक आध दिन में देखेंगे, तो इनके साथ हम कल शायद डिटेल हम रिव्यू बिल्कुल करेंगे। कल। मेरा जो जी। अनुभव रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंटेंस डार्क टोन में सेट रोमांस की कहानी है, जो वन साइडेड रोमांस से शुरू होती है। हर्षवर्धन राणे इसमें एक ऐसे राजनीतिक घराने से आते हैं जो महाराष्ट्र के सीएम तय करते हैं, मतलब उनके पिता जो हैं वो महाराष्ट्र के सीएम को तय करते हैं कौन बनेगा, और ये पूरी सत्ता को चलाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी मर्जी ही जो है वही सही होती है। और ऐसे इनकी एक बार मुलाकात हो जाती है सोनम बाजवा से, जो कि इस फिल्म में एक फिल्म स्टार का रोल प्ले कर रही हैं, अदा का, और इनका नाम है विक्रमादित्य भोसले। तो विक्रमादित्य भोसले जो हैं वो जब अदा को देखते हैं तो पहली ही नज़र में दिल दे बैठते हैं। फिर वो बहुत कोशिश करते हैं कि अदा जो है उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उनके बीच एक जंग से छिड़ जाती है। ये कहते हैं कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करके रहूंगा, और अदा कहती हैं कि मैं तो ये शादी करूंगी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ। और उसके बाद वो कुछ एक ऐसी शर्त रखती है, मैं वो शर्त यहाँ पर नहीं बताऊंगा वरना जो लोग फिल्म नहीं देखने गए उनका मजा खराब हो जाएगा। वो इंटरवल के टाइम पर मौका आता है और आप उस चीज को सुनकर हैरान रह जाते हैं कि यार ये क्या बोल रही है। सो उसके बाद फिर कैसे जो ये दीवानियत है, कैसे क्या होता है उसके बाद आगे, वो दिल जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, इस पे पूरी कहानी है। देखिए फिल्म में जो दिखाया गया है, अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है। तो आप अगर दिमाग लगाएंगे कि यार ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो वो फिल्म की कहानी ऐसी कुछ नहीं है कि आप कहेंगे कोई आप उससे रिलेट कर पाए। लेकिन हाँ, हम सब ने अपने आसपास बहुत सारी वन साइडेड लव स्टोरीज तो देखी होंगी, स्कूल में, कॉलेज में, आस पड़ोस में। तो कहीं ना कहीं वो वन साइडेड लव का जो एक दीवानियत वाला एक जो टोन होता है उसको पेश करती है ये फिल्म। डायलॉग्स कुछ बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है, कहानी आपको अंत तक एंगेज रखती है, बहुत जगह आपको इमोशनल कर देती है। एट द सेम टाइम आप इस फिल्म को देखते समय कई बार ये सोचते हैं कि यार ये जो दिखा रहे हैं तो टू मच ही हो गया ना, टू मच ही हो गया। तो टू मच है, लेकिन अगर आप दिमाग घर पर रखकर जाएं और सिर्फ कहानी में रहकर उसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। म्यूजिक अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, डायरेक्शन ठीक ठाक है, हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग बहुत अच्छी है, सोनम बाजवा से कहीं ज्यादा अच्छी एक्टिंग वो करके गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप में से किसी ने देखी हो तो आप बताइए। मुझे थम्मा से कहीं ज्यादा बेहतर लगी एक दीवाने की दीवानियत। अगर एक फिल्म देखनी होती तो शायद मैं एक दीवाने की दीवानियत को रखता। कहानी में ऐसा कोई नयापन नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं कि वो पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा हमने बहुत बार देखा है और बहुत बार हो चुका है। इट्स जस्ट अबाउट कि वो कैसे पोर्ट्रे करते हैं हर्षवर्धन राणे, कितना कन्विक्शन के साथ प्ले करते हैं, वो देखने में मजा आता है। तो कुल मिलाकर ये है। एक चीज मुझे ये बताइए उज्जवल जी, इस फिल्म की रिलीज से पहले, जैसा कि हम कई बार देखते हैं फिल्में जब दो क्लैश करती हैं तो थिएटर्स की लड़ाई आजकल बहुत सामने आती है, तो हाँ, हाँ, थमा को ज्यादा मिल रहे थे, इसके साथ सौतेला बर्ताव हो रहा था। तो एक दीवाने की दीवानियत वाले प्रोड्यूसर्स ने कहा भी इस बारे में मीडिया में, तो मामला कहीं सेटल होता होगी। ये बात फिल्म की रिलीज से पहले चल रही थी कि जैसा आपने भी कहा कि थमा से जो है ये फिल्म बेहतर है। ऑडियंस का क्या रिएक्शन आपको थिएटर में समझ में आ रहा था, डेफिनेटली और हाँ। कितनी ऑडियंस इसमें थी और किस तरह की ऑडियंस थी? देखिए ये शो मैंने सुबह 10 बजे का देखा था और इसमें ऑडियंस कम थी। इसमें आप कह सकते हैं 60% ऑडियंस थी, थमा में 80% ऑडियंस थी, और इसमें बड़ी उम्र के लोग भी थे। जबकि मैं ये कहूंगा कि ये फिल्म यंगस्टर्स को ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन इसमें बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग भी थे और उनको भी अच्छी लग रही थी। जब इंटरवल होता है, आप बाहर निकलते हैं, आपके कानों में शब्द पड़ते हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, तो कुछ बड़ी उम्र के लोग थे, मेरे से भी 10-15-20 साल बड़ी उम्र के लोग, वो भी देखने आए थे और कह रहे थे नहीं यार ये अच्छा बनाया है इन्होंने। तो कुल मिलाकर देखिए, जो एक दीवाने की दीवानियत के पास माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी नहीं है। हर्षवर्धन राणे इतने बड़े स्टार नहीं है, सोनम बाजवा इतनी बड़ी स्टार नहीं है जितने बड़े स्टार आयुष्मान खुराना या रश्मिका मंदाना हैं। तो जाहिर है हाँ, इनके पास स्टार्स थे, इसलिए शायद इन्हें ज्यादा दर्शक मिलने की उम्मीद होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी में दम की अगर बात करें तो ये पलड़ा भारी है एक दीवाने की दीवानियत का, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटेंस, बड़ी डार्क टोन में सेट की हुई रोमांस वाली कहानी है, जहां पे बिल्कुल आप कहते हैं ना टूटने की हद तक प्यार करना और बस प्यार में फना हो जाना वाला वो टोन सेट किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर्षवर्धन राणे ने उस रोल को बहुत अच्छे से निभाया है।
बहुत अच्छे से निभाया है। मतलब आप कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये विक्रमादित्य भोसले ही है, ये हर्षवर्धन राणे नहीं है। सोनम बाजवा यहाँ पे थोड़ी हल्की पड़ गई है, मुझे लगता है कि सोनम बाजवा उस लेवल की एक्टिंग नहीं कर पाई हैं। कोई और बेहतर एक्ट्रेस भी हो सकती थी, फिर भी उन्होंने काफी सीन्स में मैच किया है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो हर्षवर्धन राणे उन पर भारी पड़े हैं डेफिनेटली। क्योंकि सोनम बाजवा को हमने हाउसफुल 5 में देखा था और समझ में आता है वो जी कैसी एक्टिंग करती है, वहां से हाँ पता चलता है। और हर्षवर्धन राणे की सनम तेरी कसम री रिलीज में हिट रही और वो वाकई अच्छा काम किया। वो तो जब फिल्म आई थी तब भी मैंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। अब उस वक्त फिल्म भले ही नहीं चली, बट रीरन में चली है वो फिल्म। तो ये तो सही ठीक है, हर्षवर्धन राणे की भी एक फैन फॉलोइंग तो है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर थामा के मुकाबले देखें तो इसकी स्टार कास्ट का वजन थोड़ा कम है। मगर जब सैयारा जैसी फिल्म नॉन स्टारर्स के और न्यू कमर्स के साथ में चल सकती है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा कुछ इस तरह का कराना चाहिए कि कोई अपना सलाइन लगा के अस्पताल से आ रहा है फिल्म देखने के लिए, कुछ कपड़े उतर रहे हैं, कुछ ड्रामा हो रहा है। अगर वैसी कुछ रील्स वगैरह वो करा सकें तो मुझे लगता है इस फिल्म को भी फायदा मिलेगा सैयारा की तरह। एक दीवाने की आपको क्या दीवानियत को लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जी वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी मिलेगी। ठीक, मैं कल देखूंगा इस फिल्म को। जी जी। हाँ मैं तो कल देखूंगा, जब आप फिर हम देखेंगे बात तो फिर कल करेंगे। आपके साथ रिव्यू करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बात करेंगे कल हम। हाँ पक्का। चलिए रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दोनों फिल्मों का रिव्यू किया, मतलब एक जी का सुना, एक का किया, मैंने दोनों का हाँ किया, अच्छा लगा। जी और हमारे दर्शकों ने भी इसको एंजॉय किया। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं दर्शकों, तो इसे शेयर कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए। हमने कोशिश की है कि हम अपने लाइव आने के जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाएं, लेकिन वो आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, जितना ज्यादा ये देखा जाएगा, उतना ही हमें इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम ऐसे वीडियोस और करें, ऐसे लाइव सेशन और करें। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मकसद यही है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे और तब हमें एक इंकरेजमेंट मिलेगा आप लोगों की तरफ से कि हम ऐसे सेशंस और ज्यादा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे दीपावली में दिए जगमग होते हैं, ऐसा आपका भविष्य भी जगमग होता रहे। कुछ अच्छा करते रहिए। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू दर्शकों। शुक्रिया उज्जवल जी, थैंक यू।